बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ग्रीस एम्बेसी की अपडेट के बारे में। ग्रीस की जो एग्रीकल्चर वीज़े पाकिस्तानियों के लिए चल रहे हैं उसकी जो वीज़ा रेशो क्या जा रही है। ठीक है, एम्बेसी ने बहुत ज़्यादा तादाद में उसके वीज़े रिजेक्ट करने शुरू कर दिए हैं। जो ग्रीस की एम्बेसी इस्लामाबाद में दोस्तों, इसके ऊपर मैंने 3 से 4 वीडियो पहले बनाई हुई हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वॉच कर लीजिएगा। तो जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं वो तो ऑलमोस्ट बुक हो गई हुई हैं अप्रैल की, और अपॉइंटमेंट्स स्टिल बंद हैं। ठीक है, ऑनलाइन इसकी अपॉइंटमेंट होती है तो वो स्टिल अभी तक उन्होंने रोकी हुई हैं। लेकिन जिन लोगों की अपॉइंटमेंट हो रही हैं ये नवंबर में या अक्टूबर में, उनको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तादाद में एम्बेसी ने वीज़े रिजेक्ट किए हैं। ठीक है, वो किस रीज़न से रिजेक्ट किए हैं यूनान की एम्बेसी ने, ये रीज़न आप लोगों को बताऊंगा, ताकि जिन लोगों के लिए अपकमिंग इंटरव्यूज़ हैं वो लोग इस चीज़ की तैयारी करके जाएं। ठीक है, और रिजेक्शन से बच सकें। और दूसरी दोस्तों एक और चीज़, उन्होंने थोड़ी सी वीज़ा पॉलिसी थोड़ी सी तब्दील की है, जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के बारे में कुछ चीज़ें कंपलसरी लाजमी कर दी हैं। पहले इस तरह नहीं था, उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को दोस्तों प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों बात इस तरह है कि चूँकि यूनान एक शेंजन कंट्री है, तो उन्होंने पहले तो वीज़े के ज़िले लग जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया हुआ है। असल में जब आप एम्बेसी जाते हैं, अब आपकी अपॉइंटमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, तो साथ में आपने एक फॉर्म लेके जाना होता है। ठीक है, वो फॉर्म आपने फिल करना होता है, जिसमें आपने लिखना होता है अपनी कंपनी का जो ओनर है उसका नाम, उसकी किस जगह पे है। ठीक है, उसके अलावा उसकी ज़मीन कितनी है, आपने कौन सा काम करना है, तो सारी डिटेल्स उसमें कितने घंटे काम करना है, ये सारी डिटेल्स लिखनी, जिस तरह रोमानिया का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, वो फॉर्म के अंदर आपने सारी डिटेल्स लिखनी होती है। अगर वो डिटेल्स आपकी गलत हो, जब वो आपका इंटरव्यू लें, इंटरव्यू में प्रॉपर आप उनको रिस्पॉन्स नहीं करें, मतलब आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम का ना पता हो, अपने काम का ना पता हो, किस एरिया में मैं कौन सा काम करता है, उसकी ज़मीन कितनी है, उसकी डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में बताई हुई हैं, वो अगर आप इंटरव्यू में आप क्लियर नहीं कर सकते दोस्तों, वो एक लेटर देते हैं। ठीक है, रिफ्यूज़ल लेटर, जिसमें फिर वो आपको मतलब उन्होंने 12 से 13 दोस्तों, 12 से 13 और रीज़न उन्होंने बताई हुई हैं, जिसमें रिजेक्शन की रीज़न 12 से 13 है, जिसमें ऑलमोस्ट जो 5वें नंबर पर रीज़न है, जिसमें वो कहते हैं कि आप हमें मुतमिन नहीं कर सके अपने, जिस तरह रोमानिया का होता है कि यार आप हमें मुतमिन नहीं कर सके, आपका इंटरव्यू सही नहीं हुआ, तो इसी तरह ये भी यही कहते हैं कि आप हमें मुतमिन नहीं कर सके, आपके जाने का मकसद क्या है। ठीक है, आप वहाँ पे काम करेंगे, आगे भाग जाएंगे, क्या करेंगे, आप हमें जस्टिफाई नहीं कर सके, आपका जो विजिट ऑफ पर्पज़ है, ठीक है, आपके जाने का विजिट कह रहा हूँ, जो वहाँ पे मूव होने का पर्पज़ है, वो आप हमें जस्टिफाई नहीं कर सके, जिस वजह से हम आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। उसमें रिजेक्शन की और भी रीज़न है दोस्तों, एक उसमें और रीज़न लगती है, जिसमें वो कहते हैं जो बंदे इलीगल यूनान में रह के आए होते हैं या किसी और शेंजन कंट्री में इलीगल रहे होते हैं, या डंकी पे या इंसानी स्मगलिंग में जंटी में पकड़े गए होते हैं, तो इनका एक सिस्टम है SI शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अगर उसमें आपका नाम है तो फिर भी आपका दोस्तों वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा नहीं देते आपको। ठीक है, अगर चाहे आपका इंटरव्यू सही हो गलत हो, कोई ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप उनके रिकॉर्ड में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, तो आपको वो वीज़ा नहीं दे सकते। चाहे आप नया वीज़ा लेके अप्लाई करें फिर भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तो इन लोगों को रिजेक्ट करते हैं, दूसरा दोस्तों उन लोगों को रिजेक्ट करते हैं जिनका इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है, सही नहीं होता, तो जिसमें वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये दोनों मेन रीज़न है, और वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब जा रही है यूनान की फिलहाल स्टिल। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो आते हैं दूसरी बात की तरफ, के जो ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के बारे में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों। पहले तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते थे, पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट, FRC MRC वगैरह, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने मिनिस्ट्री ऑफ या दूसरे दीगर डॉक्यूमेंट्स ये आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से दोस्तों अटेस्टेड करवाने होते थे। ठीक है, अटेस्टेड करवा के, अगर एम्बेसी से अटेस्टेड नहीं भी करवाए तो आपका वीज़ा लग जाता था। ठीक है,
लेकिन अब दोस्तों उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेड करवाने के बाद यूनान एम्बेसी से भी टेस्टेड करवाना मस्ट कर दिया है। FRC तो कंपलसरी आपने टेस्टेड करवानी होती है। ऐसे लोग जिनके अपकमिंग इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है, और उन्होंने टेस्टेड नहीं करवाया हुआ, उनको फिर जब वो एम्बेसी जाते हैं तो फिर उनको कहते हैं ठीक है आपके डॉक्यूमेंट टेस्टेड नहीं है, ये आप हमें फ़ीस पे करें, ये स्लिप ले लें। एक स्लिप देते हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट का टाइम दे देते हैं कि इतने दिन बाद आपकी टेस्टेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो दोबारा आते हैं। कईयों को तो दोस्तों फिर उसी टाइम उनका इंटरव्यू ले लेते हैं, और कईयों को कहते हैं कि आप दोबारा अपॉइंटमेंट अप्लाई करें, फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बेहतर यही है जो नए बंदे हैं या जिनका इंटरव्यू आने वाले हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड करवा लें, ठीक है, और ताकि वो भी इससे सारी जो करंट सिचुएशन है उससे बच सकें। दूसरा दोस्तों एक और चीज़ मेडिकल के रिलेटेड मैं एंड लास्ट में बताता जाऊँ, ठीक है। मेडिकल की वजह से अगर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों को कहते हैं 3 से 4 दिन में वेरिफिकेशन आपकी होगी, और कुछ को कहते हैं कि हम आप अभी इंटरव्यू मेडिकल करवाएं, ठीक है, और आप जाएं। मतलब मेडिकल की एक स्लिप होती है, उसमें कुछ फीस आपने पे करनी होती है, ये इनका तरीकाकार होता है, ठीक है। और जिन लोगों को दोस्तों वो कहते हैं कि हम आपकी वेरिफिकेशन करेंगे, फिर उनके वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं। ग्रीस से भी आया, जिस बंदे ने वीज़ा दिया है वो ठीक है, उसको ज़रूरत है, उससे मतलब चेक करते हैं सारा उसको। लेकिन जिनको सारा से जिनकी टेस्टेशन हो गई होती है, वहाँ से भी वेरिफिकेशन हो गई होती है, उनको वो मेडिकल का कह देते हैं। अगर मेडिकल का कहने के बाद भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो फिर यही समझे कि उनका मेडिकल अनफिट है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहें कि 3 से 4 दिन में हम आपको बताएंगे, फिर आपने आके मेडिकल करवाना, तो फिर उनकी वेरिफिकेशन करते हैं। अगर उसके बाद वो बुला के मेडिकल करवा लें तो फिर 100% आपका वीज़ा लग जाएगा, अगर मेडिकल क्लियर हो। लेकिन अगर इंटरव्यू के 3 से 4 दिन बाद वो आपको बुलाएं और आपको पासपोर्ट या वो आपका जो रिफ्यूज़ल लेटर है वो दे दें, तो फिर समझे कि आपकी वेरिफिकेशन में आपका मसला हो गया, या फिर वो रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर लिखा होगा कि आपका वीज़ा किस वजह से उन्होंने ग्रीस एम्बेसी ने रिफ्यूज़ किया है। तो फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन जा रही है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। रोमानिया एम्बेसी में भी काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहा था, लेकिन अब ग्रीस एम्बेसी में भी 1 महीने से तकरीबन ये काम उन्होंने मतलब रिजेक्शन वाला काम शुरू कर दिया। पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं रिजेक्शन के रिलेटेड। मैं कोशिश की है कि अपनी वीडियो में कवर कर सकूं। जिन चीज़ों की बारे में मैं नहीं बताया, आप लोग कमेंट्स करें ताकि उस चीज़ के बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बता सकूं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।